Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल की तरफ से द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज हम एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की इतिहास की किताब के 8वें अध्याय संस्कृतियों का टकराव पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास सिर्फ ये अध्याय ही नहीं, बल्कि यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र भी हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस अध्याय से परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और ये कहानी है भी कमाल की। मतलब ऐसी सभ्यताएं जिन्होंने तैरते हुए शहर बनाए, सितारों का सटीक नक्शा तैयार किया, और फिर भी वो कुछ 100 विदेशियों के सामने ढह गईं। बिल्कुल। तो आज इसी क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 15वीं शताब्दी की। दुनिया एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पर असली जो बड़े साम्राज्य थे वो मध्य और दक्षिण अमेरिका में थे। सबसे पहले एस्टेक की बात करते हैं। उनकी राजधानी टेनोक्टिट्लान के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो तो किसी अजूबे से कम नहीं लगता। वो एक अजूबा ही था। सोचिए, एक झील के बीच में बना हुआ शहर। ये कैसे मुमकिन था? ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। उन्होंने झील में कृत्रिम द्वीप बनाए जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। अच्छा, चिनाम्पा। हाँ, ये असल में तैरती हुई क्यारियां थी जिन पर वो खेती करते थे, और इन्हीं के नेटवर्क पर पूरा शहर बसा था। कमाल है। और उनका समाज कैसा था? बहुत संगठित। मतलब योद्धाओं और पुरोहितों का बहुत सम्मान था। और सबसे दिलचस्प बात जो आपने पहले भी कही थी, हर बच्चे के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। हर बच्चे के लिए? ये तो उस वक्त के यूरोप में भी सोचा नहीं जा सकता था। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये तो हुए एज़टेक। क्या माया सभ्यता भी इसी तरह का एक केंद्रीकृत साम्राज्य थी? नहीं, यहीं पर फर्क है, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। माया सभ्यता एक अकेले साम्राज्य की तरह नहीं थी। तो फिर कैसी थी? वो शक्तिशाली शहर राज्यों का एक नेटवर्क थे। उनकी असली ताकत, आप कह सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता में थी। मतलब गणित और खगोल विज्ञान? हाँ, उन्होंने गणित में शून्य की अवधारणा विकसित की। उनका कैलेंडर आज के कैलेंडर के बहुत बहुत करीब है, और उनकी अपनी एक चित्रात्मक लिपि भी थी। और फिर दक्षिण में एंडीज की पहाड़ियों में थे इनका साम्राज्य, शायद उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे संगठित साम्राज्य। उनकी क्या खासियत थी? एक तो उनका केंद्रीकृत शासन जिसकी राजधानी कुस्को थी, और दूसरा उनकी इंजीनियरिंग। उन्होंने पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाए। टेरेस फार्मिंग, है ना? जी बिल्कुल। और जो सड़कें उन्होंने बनाई वो तो कमाल थी। वो सड़कें एक तरह से साम्राज्य की नसें थीं, जो हजारों किलोमीटर दूर के इलाकों को राजधानी से जोड़ती थीं। तो एक तरफ ये इतनी विकसित आत्मनिर्भर सभ्यताएं, और दूसरी तरफ यूरोप। अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोग जहाज लेकर निकल पड़े? देखिए, कोई एक वजह नहीं थी। कई चीजें एक साथ हो रही थीं। जैसे कि? एक तो यूरोप में आर्थिक विस्तार हो रहा था। उन्हें मसालों और सोने की जरूरत थी, और जमीन के रास्ते पर तुर्कों का कब्जा हो गया था। तो समुद्री रास्ते खोजना जरूरी हो गया। बिल्कुल। साथ ही एक धार्मिक कारण भी था, ईसाई धर्म का प्रचार करने की इच्छा। और सबसे जरूरी चीज, तकनीक। हाँ, तकनीक। कंपास आ गया था, एस्ट्रोलैब था, और कैरिक जैसे बड़े जहाज बनने लगे थे जो खुले समंदर का सामना कर सकते थे। और इसी तकनीक और इच्छा शक्ति के बल पर 1492 में कोलंबस निकल पड़ा। हाँ, स्पेन से। वो असल में भारत खोजना चाहता था, पर अटलांटिक पार करके पहुंच गया अमेरिका। और यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जिसे हम संस्कृतियों का टकराव कहते हैं। पहला संपर्क कैसा रहा? शुरुआत में तो सब ठीक लगा। कोलंबस जब अरावक लोगों से मिला तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये लोग कितने सीधे और शांतिप्रिय हैं। उनका समझ काफी अलग था, है ना? बहुत अलग। उनके लिए व्यापार का मतलब मुनाफा नहीं था, बल्कि उपहारों का लेन देन था, रिश्ते बनाना था। लेकिन यूरोपीय सोच तो बिल्कुल उल्टी थी। एकदम उल्टी। उनके लिए जमीन, सोना, सब कुछ कब्जा करने की चीजें थी। और जैसी उन्हें सोने का पता चला, सब कुछ बदल गया। मतलब दोस्ती शोषण में बदल गई। बहुत जल्दी। स्पेनिश पादरी बार्थोलोमे डे लास कासास,
ने जो लिखा है वो दिल दहला देता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों को गुलाम बनाया गया और कुछ ही दशकों में उनकी पूरी आबादी खत्म कर दी गई। यकीन करना मुश्किल है, और यही मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। एज़टेक और इंका जैसे बड़े साम्राज्य जिनकी आबादी लाखों में थी, वो मुट्ठी भर स्पेनिश लोगों के सामने इतनी जल्दी कैसे ढह गए? क्या सिर्फ बंदूकें और घोड़े ही वजह थे? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सिर्फ तकनीक की जीत नहीं थी। इसके पीछे रणनीति थी, मनोविज्ञान था और एक अदृश्य हत्यारा भी था। एक अदृश्य हत्यारा? हाँ, पहले एज़टेक की बात करते हैं। 1519 में जब हर्नान कॉर्टेस मेक्सिको पहुंचा तो उसके पास कुछ 100 सैनिक ही थे। तो फिर वो जीता कैसे? 4 मुख्य कारण थे। पहला, जैसा आपने कहा, सैन्य तकनीक, घोड़े और तोपें। एज़टेक लोगों ने ये पहले कभी देखे ही नहीं थे। ठीक है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, कॉर्टेस की राजनीतिक चालाकी। उसने देखा कि एज़टेक शासन से कई स्थानीय समुदाय खुश नहीं हैं। तो उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बिल्कुल, उसने उन समुदायों को अपना सहयोगी बना लिया। उसने साम्राज्य को अंदर से तोड़ा। और तीसरा कारण वो मनोवैज्ञानिक था, है ना? सम्राट मोंटेजुमा की दुविधा। हाँ, एज़टेक की ये कहानी थी कि उनका एक देवता जिसे निकाल दिया गया था, वो एक दिन पूरब से लौटेगा। और कोर्टेस पूरब से ही आया था? हाँ, गोरी चमड़ी, दाढ़ी वाला। मोंटेजुमा इसी भ्रम में पड़ गया कि कहीं ये वही देवता तो नहीं है, और इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर कोर्टेस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और वो चौथा अदृश्य कारण? बीमारियां, चेचक। ओह अच्छा। यूरोपीय अपने साथ चेचक जैसी बीमारियां लाएं। अमेरिकी लोगों में इनसे लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ये बीमारी एक महामारी की तरह फैली और उसने सैनिकों से ज्यादा लोगों को मार डाला। इसने तो उनकी लड़ने की हिम्मत ही तोड़ दी होगी। हिम्मत और क्षमता दोनों। तो फ्रांसिस्को पिज़ारो ने भी इनका साम्राज्य को जीतने के लिए यही तरीके अपनाए। उसने कोर्टेस की कहानी से काफी कुछ सीखा था, और जब वो 1532 में पेरू पहुंचा तो किस्मत भी उसके साथ थी। वो कैसे? इनका साम्राज्य में उस वक्त गृहयुद्ध चल रहा था। 2 भाइयों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। मतलब साम्राज्य पहले से ही कमजोर था? बिल्कुल। पिज़ारो ने इसी फूट का फायदा उठाया। उसने इंका राजा आताहुआल्पा को बातचीत के लिए बुलाया और धोखे से बंदी बना लिया। राजा के पकड़े जाते ही पूरा साम्राज्य बिखर गया। विजय के बाद जो व्यवस्था बनी वो कैसी थी? उसका आधार क्या था? 2 चीजें, खनन और कृषि, और दोनों ही पूरी तरह से शोषण पर आधारित थे। खनन मतलब? चांदी। हाँ, पेरू में पोटसी जैसी जगहों पर चांदी की विशाल खदानें मिली। इन खदानों में स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता था, बहुत ही अमानवीय हालात में। और ये सारी चांदी स्पेन भेजी जाती थी। हाँ, और इसने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। और ब्राजील में? ब्राजील में पुर्तगालियों ने गन्ने के बड़े बड़े बागान लगाए। ये बहुत मेहनत का काम था, जिसके लिए स्थानीय लोग तैयार नहीं थे। कोलाना। जी, और यहीं से ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार का वो भयानक दौर शुरू हुआ। अकेले ब्राजील में लगभग 36 लाख अफ्रीकी दास लाए गए। ये आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही अंधेरी नींव थी। कह सकते हैं, इसने एक त्रिकोणीय व्यापार को जन्म दिया। यूरोप से सामान अफ्रीका, अफ्रीका से गुलाम अमेरिका, और अमेरिका से चीनी कपास यूरोप। ये सब सुनने में बहुत दुखद है, लेकिन एक यूपीएससी अभ्यर्थी के नजरिए से देखें तो इन कहानियों का असली महत्व क्या है? बहुत जरूरी सवाल है। यूपीएससी सीधे सीधे ये नहीं पूछेगा कि मोंटेजुमा कौन था। तो फिर वो क्या पूछेगा? यूपीएससी इन कहानियों में छिपे बड़े पैटर्न्स और विषयों पर सवाल पूछता है। जीएस पेपर 1 में विश्व इतिहास के लिए ये अध्याय एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो वो कौन से मुख्य विषय हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? पहला और सबसे साफ विषय है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ये अध्याय बताता है कि उपनिवेशवाद के पीछे के कारण क्या थे, आर्थिक, धार्मिक। उसके तरीके क्या थे, बेहतर तकनीक, फूट डालो नीति। और उसके प्रभाव क्या हुए, संसाधनों का शोषण, स्थानीय आबादी का विनाश। ठीक है। और दूसरा विषय? दूसरा है आर्थिक इतिहास। कैसे दुनिया का आर्थिक केंद्र अटलांटिक की तरफ शिफ्ट हो गया, वैश्विक व्यापार कैसे बदला, और दास्ता जैसे श्रम के नए शोषक रूप कैसे सामने आए। और तीसरा विषय, जैसा कि अध्याय का नाम ही है, संस्कृतियों का टकराव। हाँ, और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया को देखने के 2 अलग अलग नजरियों का टकराव था। इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे मूल निवासियों के लिए जमीन समुदाय की चीज थी, उसे बेचा नहीं जा सकता था। यूरोपीय लोगों के लिए वो एक निजी संपत्ति थी। व्यापार उनके लिए दोस्ती का प्रतीक था, यूरोपियों के लिए मुनाफे का सौदा। तो मतलब ये है कि एक अभ्यर्थी को तथ्यों को रटने के बजाय विजय, शोषण और सांस्कृतिक टकराव के इन पैटर्न को समझना चाहिए। गणनाओं पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है।
आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि पूर्व कोलंबियाई सभ्यताएं पिछड़ी नहीं थीं, बल्कि अपने तरीके से बहुत विकसित थीं। और यूरोपीय विजय सिर्फ सैन्य शक्ति का नतीजा नहीं थी, बल्कि बीमारियों, राजनीतिक चालाकी और कई दूसरी वजहों का परिणाम थी। और इसने एक ऐसी औपनिवेशिक व्यवस्था की नींव रखी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस अध्याय का शीर्षक है संस्कृतियों का टकराव। पर क्या ये शब्द सही है? टकराव में अक्सर दो बराबर की ताकतों के बीच संघर्ष का भाव आता है। सही बात है। लेकिन यहाँ जिस पैमाने पर एक तरफा विनाश और शोषण हुआ, उसे देखते हुए क्या टकराव कहना सही है, या फिर आधिपत्य या एक तरफा थोपना ज्यादा सटीक शब्द होंगे? शब्दों का ये अंतर एक आलोचनात्मक सोच के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और यूपीएससी मेंस में इसी तरह के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की उम्मीद की जाती है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.